Hello everyone, my name is Beena Chanwani and we are covering motivation theories. Student motivation theories में हम लोग 4 theories cover करेंगे. First is Maslow need hierarchy, second is Husbach two factor theory, third is X and Y theory and last Z theory. आपके चैप्टर में मोटिवेशन में only 4 theories given है. 4 Maslow need hierarchy theory, Husbach two factor theory, X and Y given by the McGregor and last Z theory given by the विलियम ओची. तो ये 4 थ्योरीज हमको कंप्लीट करनी है. आज जो हम थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं दैट इज मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी. स्टूडेंट, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी समझने से पहले हम एक छोटा सा इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं. ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए ने क्या किया, अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली. कॉलेज की डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसे लगा कि उसे कंप्लीट कर ली, अब उससे आगे की नीड उसकी अराइज होंगी. कॉलेज की डिग्री जो इसने कंप्लीट करी, मैं आपको सिचुएशन देती हूँ कि इसने जो डिग्री कंप्लीट की है ये स्कॉलरशिप के थ्रू करी है. किसके थ्रू करी है? स्कॉलरशिप के थ्रू. इसके कोई पेरेंट्स नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई भी नहीं है. तो जब ये पर्सन आगे अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद इसकी फर्स्ट गोल क्या होगा? इसका फर्स्ट गोल क्या होगा कि इसकी बेसिक नीड्स अपनी कंप्लीट करना ये चाहेगा. बेसिक नीड्स में क्या आता है? इसके फूड एंड वाटर, एंड ये सोचेगा कि पहले मुझे खाने पीने का सही अच्छे से हो जाए कंप्लीट, उसके बाद में आगे किसी बारे में सोचूं. तो जब भी किसी इंसान की जो फर्स्ट नीड होती है ना, जब भी किसी पर्सन की होती है, वो होती है उसकी बेसिक नीड्स, जिसमें उसका फूड एंड एसेंशियल आइटम इंक्लूड होते हैं. जैसे ही इस पर्सन की बेसिक नीड्स कंप्लीट होगी, देन ये मूव करेगा नेक्स्ट नीड की ओर, जो कि है सिक्योरिटी नीड. सिक्योरिटी नीड में इसकी जॉब तो यहाँ पर होगी, लेकिन ये चाहेगा कि कोई परमानेंट जॉब हो. यानी कभी फ्यूचर जो होता है वो काफी अनसर्टेन होता है, हमें पता नहीं होता फ्यूचर के बारे में. तो कभी भी कोई डिजीज को लेके कोई डिजीज आ गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो अपने आप को एक सिक्योर पॉइंट पे रखना चाहता है. फाइनेंस के थ्रू, LIC के थ्रू या इंश्योरेंस के थ्रू वो चाहता है कि वो एक सेफ जोन में रहे. जैसे ही वो अपने आप को सिक्योरिटी नीड में खुद को सेव कर लेता है, देन वो अपने थर्ड गोल की तरफ आता है, जो होता है दोस्ती. यहाँ पे उसने अपनी जॉब वो परमानेंट हो गई, एक सिक्योर लाइफ वो जी रहा है. उसके बाद उसको लगा कि नहीं, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए, मेरे भी कुछ रिलेशंस होने चाहिए, मेरी फैमिली होनी चाहिए. अब वो काम मूव करता है लव एंड बिलोंगिंगनेस की तरफ, यानी लोग, उसकी भी फैमिली हो और उसके भी लोग, एक तरह से वो लोगों से, मैन क्या एक सोशल बीइंग है, तो वो लोगों से कनेक्ट होना चाहता है. तो ये इसका थर्ड गोल होता है. ठीक है स्टूडेंट, थर्ड गोल कंप्लीट होने के बाद जैसे वो कंप्लीट होता है तो उसको लगता है कि नहीं, मैं एक ऐसी पोजीशन में जाऊं जहां पे मेरा खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो, जहाँ पे मेरी जॉब ऐसी हो जिससे मेरे को रिकॉग्निशन मिले, जिससे कि लोग मेरे वर्क को अप्रिशिएट करें. तो इसका फोर्थ गोल क्या होता है कि लोग मुझे मेरे काम से पहचाने, मेरी जॉब से पहचाने. तो वो किसकी तरफ मूव कर जाता है? फोर्थ गोल की तरफ. और जैसे ही फोर्थ गोल कंप्लीट हो जाता है, तभी आता है फिफ्थ गोल की तरफ. और फिफ्थ गोल क्या है? एक तरह से अगर हम इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज समझे तो ज्ञान की प्राप्ति. मतलब एक तरह से खुद की पोटेंशियल को फील करता है कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए. ये सब तो मैंने चलो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए किया, लेकिन मेरी नीड्स इससे भी ज्यादा है, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ. तो लास्ट होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है, जब वो इंसान खुद को फील करता है, खुद के पोटेंशियल को समझता है. तो ये सारी जो है मैंने एक स्टूडेंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन हम इसको एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की एक नीड सेटिस्फाई होते ही उसको एक दूसरी नीड की तरफ वो मूव कर जाता है. देखिए स्टूडेंट, क्या होता है, जैसे किसी पर्सन की बेसिक नीड्स कंप्लीट होगी तो वो सोशल की तरफ जाएगा, सिक्योरिटी की तरफ जाएगा. सिक्योरिटी कंप्लीट होगी देन वो सोशल की तरफ जाएगा. सोशल की खत्म होगी वो रिकॉग्निशन की तरफ जाएगा. और जैसे रिकॉग्निशन वाली नीड्स खत्म होती है तो क्या होता है, वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव करता है. एक बार अगर किसी नीड्स पर्सन की नीड खत्म होती है ना, तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या होती है, जनरेट हो जाती है. जब तक किसी पर्सन की नीड ही नहीं है तो वो उसे मोटिवेट होने का कोई रीजन ही नहीं बचता है. इसीलिए हम लोग मोटिवेशन करने के लिए लोगों की नीड अराइज होना बहुत जरूरी है. जैसे नीड नहीं है वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा. अब हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं. मास्लो ने ये हायरार्की दी थी. ये हायरार्की एक तरह से 5 नीड हायरार्की है. इसमें फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड है सेफ्टी नीड, थर्ड है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ है एस्टीम एंड लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. ये 5 टाइप्स की नीड है जो मास्लो ने अपनी हायरार्की में समझाई. फर्स्ट नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड में से क्या चाहिए, अपनी बेसिक नीड्स क्या होती है, जैसे उसको 2 टाइम्स का अच्छा सा फूड अवेलेबल हो, उसके पास पहनने के लिए अच्छे खासे क्लोथ्स अवेलेबल होने चाहिए, रहने के लिए अच्छा सा घर होना चाहिए. तो ये उसकी फिजियोलॉजिकल नीड होती है. सबसे अगर फिजियोलॉजिकल नीड नहीं है लेकिन वो चाहता है कि वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाए, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है. जब तक इंसान के 2 टाइम का अच्छे से खाना भी नहीं मिलेगा तो कैसे मूव करेगा वो नेक्स्ट नीड की तरफ. तो सबसे फर्स्ट नीड होती है स्टूडेंट फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें उसकी बेसिक नीड्स को काउंट किया जाता है. जैसे ही उसकी फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट होती है
देन वो सेफ्टी की तरफ जाता है, जिसमें हम लोग लेंगे सिक्योरिटी, हेल्थ एंड फाइनेंस, यानी वो सेविंग की तरफ मूव करेगा। ये दोनों ही नीड एक तरह से बेसिक नीड में काउंट होती है, लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो इसको देता है एंड सेकंड प्रायोरिटी वो किसको देता है, अपनी सेफ्टी या सिक्योरिटी को देता है। दोनों नीड कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट है लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी सेफ पॉइंट पे वो आ चुका है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो चुकी है, उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी है, तो अब उसे लगेगा कि मेरी कुछ फैमिली है, मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, तो वो कहाँ मूव करेगा, एक फैमिली की तरफ मूव करेगा कि मुझे भी अपनी फैमिली खुद की बनानी चाहिए, मुझे भी एक रिलेशन में जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट मूव करेगा ये एस्टीम की तरफ। एस्टीम में मतलब क्या होता है, वो अपने आप को एक तरह से रिस्पेक्ट बोल सकते हैं या रिकॉग्निशन चाहता है कि लोग उसे अप्रिशिएट करें, उसके वर्क को क्या करें, अप्रिशिएट करें। एंड लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें वो सेल्फ फुलफिलमेंट यानी खुद के पोटेंशियल को समझते हुए अपने कि मैं लोगों से बहुत डिफरेंट हूँ और मुझे ये करना चाहिए और मैं ये कर सकता हूँ, तो ये जो नीड होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। तो स्टूडेंट ऐसे मास्लो ने एक हायरार्की बताई है कि कैसे वो पर्सन एक नीड से जैसे ही कंप्लीट होती है देन ही कैन मूव नेक्स्ट नीड। अब हम इसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड आर प्राइमरी नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी नीड होती है, ये सबसे फर्स्ट चाहिए होती है टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड फुलफिलमेंट फिजिकल नीड इज एसेंशियल। एक पर्सन को, एक ह्यूमन बीइंग को अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए ये नीड बहुत जरूरी होती है, इसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ये क्या होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल नीड होती है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन आपको समझाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है और उस पर्सन को क्या लगी है, भूख बहुत ज्यादा, वो बहुत हंग्री फील कर रहा है कि उसे भूख लगी है, ठीक है स्टूडेंट। अब उसे भूख लग रही है, लेकिन आप उसके सामने शो कर रहे हो कि आपको रिकॉग्निशन चाहिए, आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, आपकी फैमिली होनी चाहिए। अरे इसकी फर्स्ट नीड ही यही है, क्या है, इसको खाना चाहिए, इसको भूख लग रही है। तो जब इसकी नीड ही कुछ हो रहा है और आप उसको कोई और चीज दे रहे हो, तो क्या वो सेटिस्फाई हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, जब उसकी फर्स्ट नीड यानी किसी इंडिविजुअल की फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट नहीं होती है, तब तक उसको और नीड को लेने में मजा नहीं आता है, वो सेटिस्फाई ही नहीं हो पाता। तो व्हेन दीज नीड्स आर सेटिस्फाई, जब आपकी फिजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती है, तब दे नो मोर मोटिव टू द इंडिविजुअल, यानी और कोई मोटिव रहता ही नहीं, क्योंकि अभी क्या मोटिव है, अभी इसका सिर्फ मोटिव है कि इसको खाना चाहिए, खाना आप उसको दे नहीं रही हो, आप उसको कोई और चीज दे रहे हो, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। नेक्स्ट इज सेफ्टी नीड। These needs are also known as security need, यानी सेफ्टी को हम सिक्योरिटी भी बोलते हैं, which arise once physiological needs are satisfied। जैसे आपकी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई होती है, आप कहाँ मूव कर जाते हैं, कहाँ आपकी नेक्स्ट नीड कौन सी अराइज होती है, सेफ्टी नीड। क्या चाहते हैं आप, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने आप को, ताकि कोई भी अगर फिजिकल और इमोशनल डेंजर अगर आपकी लाइफ में आए, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, तो उसके लिए आप अपने आप को सेफ पॉइंट पे रखना चाहते हो। किसके थ्रू, आप चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास कोई पेंशन प्लान होना चाहिए, कोई रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए, या कोई सेविंग होनी चाहिए जिससे कि हम अपने आप को सेव कर पाए। जैसे कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है और एक तरह से जो बिजनेस है एक तरह से किसी के बिल्कुल क्लोज है, तो अब आप कैसे अपने आप को सर्वाइव करें, क्योंकि अपनी सेफ्टी के थ्रू कर रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं अपनी सेविंग को सिक्योर कर रखा है, इसी के थ्रू आप सर्वाइव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज सोशल नीड। सोशल नीड क्या होता है, जैसे ही आपकी दो नीड्स फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड आपकी सेटिस्फाई होंगी, जैसे ही आपकी दो नीड सेटिस्फाई होंगी, आप कहाँ मूव करेंगे, रिलेशनशिप की तरफ। आपको भी लगेगा कि कोई लव एंड बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, तब आप उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। क्यों, कि मैन क्या है, एक सोशल बीइंग है और उसको सोसाइटी में रहने के लिए या जीने के लिए लोगों से बात करना जरूरी होता है, लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करना जरूरी होता है। तो फर्स्ट अपनी फिजियोलॉजिकल, सेकंड इज सेफ्टी एंड थर्ड इज सोशल नीड। फोर्थ है एस्टीम एंड ईगो नीड। आफ्टर सेटिस्फाइंग सोशल नीड, जैसे ही आपकी सोशल नीड सेटिस्फाई होती है, इंडिविजुअल गो एंड एस्टीम नीड अराइज। इससे क्या होता है, इंडिविजुअल जाता है और अपनी किस नीड को अराइज हो जाती है, उसकी नीड कौन सी अराइज होती है, ईगो एंड एस्टीम नीड। इसमें क्या होता है, वो पर्सन एक हायर पोजीशन चाहता है विद इन अ ग्रुप, यानी वो अगर ग्रुप में वर्क कर रहा है तो उसको एक हायर पोजीशन चाहिए। वो चाहता है कि लोग वो इंडिविजुअली अगर ग्रुप में किसी वर्क को कंप्लीट कर रहा है तो लोग उसको इंडिविजुअली पहचाने, उसके वर्क को पहचाने, उसको इसकी रिस्पेक्ट करे, उसको अचीवमेंट दे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही ऐसा आता है ताकि लोग उसको क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो एस्टीम नीड में वो अपनी एक अलग पोजीशन बना चाहता है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ एस्टीम नीड को, तो एस्टीम नीड सिर्फ इतनी है कि एक जो पर्सन है या जो एम्प्लॉय है वो अपने आप को एक डिफरेंट शो करना चाहता है एक ग्रुप के सामने, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है, ये फाइनल स्टेप है मास्लो की हायरार्की का। ये बताते हैं कि हायरार्की मॉडल इज द नीड ऑफ द सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी एक फाइनल स्टेप है। और इसमें किसको बताते हैं, पोटेंशियल को। पोटेंशियल कैसे, आपके अंदर क्या है और आप क्या कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ यहाँ पे
एक पर्सन है, वो अभी आईपीएस ऑफिसर है, एक अच्छी सी जॉब है उसकी, और उसकी ये ईगो नीड जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई, यहाँ पे ईगो नीड उसकी फुलफिल हो गई। लेकिन आईपीएस बनने के बाद भी इस पर्सन को लगता है कि नहीं, मेरे अंदर कैपेसिटी ज्यादा है, मैं किसके लिए ट्राई करूंगा, अब पीएम के लिए। यानी ये क्या है, इसका पोटेंशियल है, ये इसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ठीक है स्टूडेंट, एक मैं आपको बताती हूँ, एक म्यूजिशियन है। अब एक म्यूजिशियन की अगर हम बात करें तो म्यूजिशियन क्या होता है, आप उसको कुछ मत दो, आप उसको कोई सी भी नीड फुलफिल मत करो, लेकिन आपको उसको बोलोगे कि आपको कंटिन्यू 24 आवर्स आपको म्यूजिक ही करनी है, आपको तो उसका पैशन है, वो पैशन के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कई बार ऐसी स्टेज भी लाइफ में आती है जब आप अपने आप को टाइम देना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो मास्लो की नीड हायरार्की में ये 5 तरह की नीड्स होती है। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड, second is social need, third is security need, second is security need, third is social need, fourth is esteem and ego need, and last is self actualization need। ठीक है स्टूडेंट, आज नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं, नेक्स्ट वो है हजबर्ग थ्योरी, हजबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। हजबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में फ्रेडरिक हजबर्ग ने ये दिया, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, एक कंपनी में उन्होंने 200 इंजीनियर्स एंड जो अकाउंटेंट है उनमें रिसर्च करी कि कैसे वो लोग मोटिवेट होते हैं। तो उन्होंने चेक किया कि किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के 2 फैक्टर होते हैं, फर्स्ट इज हाइजीन फैक्टर एंड सेकंड इज मोटिवेशन फैक्टर। किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के 2 फैक्टर होते हैं, हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेशन फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, पहले हम हाइजीन फैक्टर को समझते हैं कि कौन से हाइजीन फैक्टर होता है। हजबर्ग फाउंड दैट देयर आर सम फैक्टर व्हिच आर नेसेसरी टू मेंटेन अ रीजनेबल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉय। हजबर्ग ने ये रिसर्च करने के बाद या ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद देखा कि कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर जरूरी होते हैं किसी पर्सन में या किसी एम्प्लॉय में रीजनल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन मेंटेन करने के लिए। अगर these factors do not provide any satisfaction, अगर ये जो फैक्टर्स हैं, अगर ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं है तो आपके जो एम्प्लॉई है वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। यानी अगर मैं इसको एक बहुत सिंपल वर्ड में कहूँ तो अगर हाइजीन फैक्टर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं तो आपके एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे, लेकिन अगर हाइजीन फैक्टर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एब्सेंस है, तो उससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। ये कौन से होते हैं, हाइजीन फैक्टर होता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हाइजीन फैक्टर हैं जिससे एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेट होता है। फर्स्ट इज कंपनी पॉलिसी। कंपनी की पॉलिसी इतनी रिजिड नहीं होनी चाहिए, थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम जल्दी से उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करके थोड़ा इजी बना सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इजी होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन थोड़ी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके बॉस या कोई मैनेजर वगैरह आपको सुपरविजन कर रहा है तो वो सुपरविजन इतना स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए। अपने कलीग्स के साथ या अपने सीनियर्स या जूनियर्स के साथ इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे होने चाहिए। सैलरी और वेजेस जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। आप मुझे बताइए, जितनी आप कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, अगर उतनी सैलरी आपको मिले नहीं तो क्या आपको अंदर से एक मोटिवेशन आएगा? आप कर तो लेंगे लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। यानी आपको लगेगा कि यार मुझे अमाउंट नहीं मिल रहा, मुझे सैलरी नहीं मिल रही, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, जितना हो रहा है उतने में कंप्लीट करो। आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे जब आपको एक मिनिमम सैलरी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको नहीं मिलती ना, तो आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाते। फिर है फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट स्टूडेंट जो होता है वो नॉन मॉनेटरी टर्म में होता है। यानी आपकी कंपनी ने आपको आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आपको बोला कि वर्क फ्रॉम होम है, अब आपको लैपटॉप घर प्रोवाइड करवा दिया या फिर एसी प्रोवाइड करवा दिया आपके कंफर्ट जोन के लिए, आपके आने जाने के लिए कैब की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं एक ही वर्क को करते हुए या कंटिन्यूसली ऑफिस आते हुए, तो आपको एक छोटी सी स्मॉल सी ट्रिप पे भेज दिया कि जाओ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करके आओ। तो इसमें कोई आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, आपको एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट के थ्रू भी मोटिवेट किया जा सकता है। एंड जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि आपको परमानेंट ये इंश्योर किया जाता है, यह एश्योरेंस दिलाई जाती है कि आपको कोई भी जॉब से टर्मिनेट नहीं करेगा, आपको लॉन्ग लास्टिंग तक या लॉन्ग पीरियड तक हमें हमारे ऑफिस में रहना है। अगर बूम की सिचुएशन हो चाहे रिसेशन की सिचुएशन हो, आपको लॉन्ग टाइम तक हमने क्वालिफाई यानी हमने अपॉइंट कर लिया है, अब आपको कोई भी ऑफिस से नहीं निकालेगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर होते हैं स्टूडेंट हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर आपको मोटिवेट करते हैं अगर आपके बिजनेस में है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है। लेकिन अगर हाइजीन फैक्टर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं है तो एम्प्लॉइज क्या होता है, डिससैटिस्फाई हो जाता है। ये आपके हाइजीन फैक्टर होते हैं। एंड हाइजीन फैक्टर को हम लोग मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग फैक्टर। मोटिवेशन फैक्टर जो होता है ना, दीज फैक्टर नेसेसरी टू सेटिस्फाई एम्प्लॉय। ये फैक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत नेसेसरी है एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई करने के लिए। दीज फैक्टर प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉय बट एब्सेंस डज नॉट सेटिस्फाई। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मोटिवेशनल फैक्टर है
तो एम्प्लॉय क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। क्या होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा। ये सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अगर ये फैक्टर अवेलेबल नहीं है तो ये डिससेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर मोटिवेशनल फैक्टर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं तो एम्प्लॉइज क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। लेकिन अगर ये नहीं है तो डिससेटिस्फाई नहीं होंगे। दीज आर द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द जॉब कंटेंट, यानी ये क्या होता है, एक किसी जॉब कंटेंट का एक इंट्रिंसिक पार्ट होता है। इंट्रिंसिक मतलब एक अंदर का पार्ट होता है। दीज फैक्टर आर आल्सो कॉल्ड सेटिस्फैक्टरी एंड मोटिवेटर फैक्टर, यानी इसको सेटिस्फैक्टरी और मोटिवेटर फैक्टर्स भी कहते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, डेवलपमेंट और एडवांसमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ जॉब। यानी आप किसी एम्प्लॉय को अगर कंटिन्यूअसली आप उसका इवैल्यूएशन करने के बाद उसको अचीवमेंट दे रहे हो, उसको उसके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, उसका नेचर ऑफ जॉब को चेंज कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि अगर आप ये वर्क करेंगे, अगर टाइमली करेंगे तो आपको एप्रिशिएट के अकॉर्डिंग बोनस दिया जाएगा। बोनस तो नहीं, लेकिन आपको एक तरह से अवार्ड दिया जाएगा अगर आपने इस चैलेंजिंग टास्क को कंप्लीट कर लिया। तो ये भी एक तरह से फैक्टर्स होते हैं किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या देखा, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी, फ्रेडरिक हचबर्ग ने दी थी। और उन्होंने दो फैक्टर बताए थे। दो फैक्टर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पर्सन को सेटिस्फाई करने के लिए एंड डिससेटिस्फाई करने के लिए। फर्स्ट इज हाइजीन फैक्टर एंड सेकंड इज मोटिवेटर फैक्टर। हाइजीन फैक्टर को हम मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं, जिसमें कंपनी की पॉलिसी, सुपरविजन, रिलेशनशिप, वर्क कंडीशन, रेम्युनरेशन, सैलरी एंड सिक्योरिटी, ये सब इसमें काउंट होता है। एंड मोटिवेशन फैक्टर में अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, द वर्क इटसेल्फ। द वर्क इटसेल्फ का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपके सीनियर ने आपको वर्क करने के लिए फ्रीली छोड़ दिया है कि जैसे आप चाहो वर्क कर सकते हो, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। इससे भी क्या होता है, किसी पर्सन को मोटिवेशन मिलता रहता है। एक तो कंटिन्यूअसली आप किसी पे सुपरविजन कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आप किसी पर्सन को लगातार टोक रहे हैं किसी चीज के लिए, तो अगर आप किसी को फ्री छोड़ते हो तो वो अपना 100% अपनी पूरी क्रिएटिविटी उस वर्क में अच्छे से लगाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ, ये सारे के सारे मोटिवेटर फैक्टर होते हैं जो किसी एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि ये इंट्रिंसिक पार्ट होते हैं जॉब कंटेंट का। लेकिन अगर ये फैक्टर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई भी नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच।